सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसका नाम है हैलोवीन 4 द रिटर्न ऑफ माइकल मायर्स। ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी। इस सीरीज के पहले तीनों पार्ट हमने पहले ही एक्सप्लेन कर रखे हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। ये फिल्म हैलोवीन 2 की कहानी को कंटिन्यू करेगी। तो चले बिना कुछ ज़्यादा देरी किए इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। इस फिल्म की कहानी पार्ट 1 और 2 के ठीक 10 साल बाद सेट की गई है। एक तूफानी रात में फेडरल सैनिटोरियम के बाहर एक एम्बुलेंस आकर रुकती है। ये लोग एक पेशेंट को ट्रांसफर करने आए थे, जो और कोई नहीं बल्कि माइकल मायर्स था। यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर को बताता है कि 10 साल पहले हैलोवीन की रात को ही माइकल ने कई सारे मर्डर्स किए थे, और पार्ट 2 में जो धमाका हुआ था उसमें माइकल और डॉक्टर लूमिस दोनों ही जिंदा बच गए, और माइकल तभी से कोमा में है। वो दोनों डॉक्टर माइकल को एम्बुलेंस में डालकर वहां से निकल पड़ते हैं, और उसकी पूरी बॉडी पर बैंडेजेस लगी हुई थी। एक डॉक्टर कहता है कि माइकल के रिलेटिव्स में अब बस उसकी एक नीस ही जिंदा बची है। फिर ये सुनते ही माइकल को होश आ जाता है, और माइकल गुस्से में उठकर डॉक्टर के सर में अपना अंगूठा घुसाकर उसे मार देता है। इसके बाद हेडनफील्ड में हम देखते हैं माइकल की नीस जेमी को, जिसकी उम्र 8 साल है। जेमी असल में लॉरी की बेटी है। लॉरी और उसका हस्बैंड एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, और उसके बाद जेमी को गोद ले लिया गया, और अब वो अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ रहती है। जेमी को रात में माइकल उसके बेड के नीचे खींच लेता है। वो रूम से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां भी माइकल खड़ा था, जैसे कि वो टेलीपोर्ट हो गया हो। असल में जेमी माइकल का ख्वाब देख रही थी। असल में माइकल ने जो काम किए हैं उसका जेमी के बचपन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जेमी की फैमिली में हैं उसके फॉस्टर पेरेंट्स और फॉस्टर सिस्टर रेचल और उसका डॉग संडे, और हम सब जानते हैं कि इस बेचारे संडे का क्या हाल होने वाला है। जेमी की फॉस्टर फैमिली काफी नाइस है और वो जेमी का काफी अच्छे से केयर करती है। रेचल को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं, और आज हैलोवीन की रात को उसे जेमी को बेबीसिट करना होगा। ये सुनकर रेचल को बुरा लगता है, क्योंकि आज रात वो अपने बॉयफ्रेंड ब्रेडी के साथ डेट पर जाने वाली है, लेकिन जेमी के लिए वो मान जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम डॉक्टर लूमिस को देखते हैं, जिनके चेहरे पर अभी भी जलने के निशान थे। डॉक्टर लूमिस को जिस चीज का डर था वही होता है। उन्हें खबर मिलती है कि जो एम्बुलेंस माइकल को लेकर जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। लूमिस फिर क्रैश साइट पर पहुंचता है, और उसे पता चलता है कि सारे लोग मारे गए हैं। पुलिस को लग रहा था कि ये बस एक एक्सीडेंट है, और माइकल की डेड बॉडी रिवर में कहीं बह गई होगी। लेकिन लूमिस जानता था कि माइकल ने ही ये सब किया है, और अब वो सीधा हेडनफील्ड गया होगा, और लूमिस भी उसी तरफ जाने लगता है। हेडनफील्ड के रास्ते में हम एक गैस स्टेशन देखते हैं, जिसके एक मैकेनिक को माइकल मार देता है और उसका सूट चुरा कर पहन लेता है। और किस्मत से लूमिस भी इसी गैस स्टेशन पर आता है। वो ये देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं था। वो गैराज में आता है और उसे मैकेनिक की लाश लटकी मिलती है। वो भागकर वहाँ के स्टोर में जाता है, लेकिन वहाँ के लोगों को भी माइकल ने मार दिया था। और फाइनली माइकल मायर्स या बुगीमैन या शेप लूमिस के सामने आता है। और वैसे देखा जाए तो बिना मास्क का माइकल मायर्स ज्यादा अच्छा लग रहा है, और लूमिस बिना वक्त गवाए माइकल को शूट करता है, लेकिन वो उसकी आंखों के सामने से ही गायब हो जाता है। लूमिस बाहर निकलता है तो माइकल एक ट्रक लेकर भाग रहा था। भागते हुए माइकल गैस स्टेशन पर आग भी लगा देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और लूमिस की कार भी इसमें ब्लास्ट हो जाती है। इस ब्लास्ट की वजह से यहाँ की फोन लाइन भी जल गई थी। और दूसरी तरफ स्कूल के बाद कुछ शैतान बच्चे जेमी को बुली करते हैं, क्योंकि वो ऑर्फन है और उसके अंकल बुगीमैन हैं। जेमी ये सब सुन रोने लगती है, और तभी रेचल वहां आकर उसे पिक कर लेती है। रेचल के साथ उसकी फ्रेंड लिंजी भी थी, जिसे पार्ट 1 में लॉरी ने बेबीसिट किया था। लिंजी रेचल और जेमी को स्टोर पर ड्रॉप करती है, क्योंकि जेमी को अपना हैलोवीन कॉस्ट्यूम खरीदना था। और हम इसी स्टोर के बाहर माइकल की कार खड़ी देख सकते हैं। रेचल का बॉयफ्रेंड ब्रेडी भी इसी स्टोर में काम करता है। रेचल उसे बताती है कि उन्हें आज का प्लान कैंसिल करना होगा, क्योंकि आज उसे जेमी की बेबी सिटिंग करनी है। और ये सुन ब्रेडी का मूड खराब हो जाता है। मीनवाइल जेमी अपने लिए कॉस्ट्यूम चूज करती है। ये वही कॉस्ट्यूम थी जिसे पहनकर माइकल ने अपना पहला मर्डर किया था। जेमी को फिर से विजन्स आने लगते हैं, लेकिन इस बार माइकल सच में यहाँ आ गया था, और वो उसी स्टोर से अपना क्लासिक शेप मास्क उठाकर पहन लेता है। जेमी उसे देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर रेचल वहां आती है, तो वहां कोई नहीं था। उन्हें लगता है कि जेमी को फिर से कोई विजन आया था। दूसरी तरफ लूमिस रोड पर पैदल ही चल रहा था, और कोई उसे लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। फाइनली एक बूढ़ा आदमी उसे लिफ्ट देता है, और ये आदमी
लूमिस का दिमाग खाने लगता है। ये दोनों एक एक ड्रिंक भी लेते हैं। आज हैलोवीन की रात थी और सभी बच्चे अपने टाउन में हैलोवीन की कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे थे। जेमी भी अपना क्लाउन कॉस्ट्यूम पहनती है और रेचल के साथ ट्रिक और ट्रीट करने निकल जाती है। उनके जाते ही माइकल घर में एंटर करता है। वो जेमी के रूम में जाता है जहां उसे अपनी सिस्टर लोरी की एक फोटो मिलती है और साथ ही अपनी भांजी जेमी की भी, और वो समझ जाता है कि जेमी ही उसकी आखिरी रिलेटिव है। इधर लूमिस हेडनफील्ड पुलिस स्टेशन में जाकर ऑफिसर मीकर से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि माइकल मायर भाग चुका है और हेडनफील्ड में कोई भी सेफ नहीं है और हमें लोरी की बेटी जेमी को प्रोटेक्ट करना होगा। शुरू में कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, फिर लूमिस चलाने लगता है और कहता है कि वो रास्ते में ऑलरेडी 6 डेड बॉडीज देख कर आया है। ये सुनकर मीकर उसकी बातों को सीरियसली लेता है और वो दोनों जेमी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। मीनवाइल जेमी और रेचल ट्रिक और ट्रीट करने शेरिफ मीकर के घर पर ही जाते हैं। वो जाकर डोर नॉक करते हैं और उसकी बेटी कैली डोर ओपन करती है और रेचल देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड ब्रैडी भी यहाँ है, मतलब वो कैली के साथ ही लगा हुआ था। ब्रैडी रेचल को समझाने की कोशिश करता है कि उसने डेट कैंसिल कर दी थी तो वो क्या करता, और इन दोनों के आर्ग्यूमेंट के बीच में जेमी और उसके दोस्त आगे निकल जाते हैं। रेचल ब्रैडी से कहती है कि वो उससे बात ना करे। उसके बाद ब्रैडी केली के पास वापस चला जाता है। अब माइकल के डर की वजह से पूरे हेडनफील्ड में एक न्यूज़ बुलेटिन की मदद से खबर दी जाती है कि टाउन में कर्फ्यू लगाया जा रहा है और सभी लोग अपने बच्चों को लेकर घर में चले जाएं। लोकल बार का ओनर फोर्ड इस खबर को कंफर्म करने के लिए शेरिफ के ऑफिस में कॉल करता है, लेकिन कोई उसका फोन नहीं उठाता। फोर्ड को लगता है कि कोई जरूर बड़ा मसला है और वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की वजह से अपने दोस्तों को लेकर पुलिस स्टेशन चेक करने जाता है और वो लोग एक ट्रक में बैठकर निकल जाते हैं। मीनवाइल मीकल और लूमिस जेमी को ढूंढते हुए इसके घर में आते हैं। वहां उन्हें कोई नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लूमिस को पता चल गया था कि माइकल इस घर में आया था क्योंकि माइकल ने यहाँ डॉग संडे को मार दिया था। दूसरी तरफ माइकल टाउन के पावर स्टेशन में जाता है और वहां के टेक्नीशियन को उठाकर ट्रांसफार्मर पर फेंक देता है। करंट लगने की वजह से वो मारा जाता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे टाउन की लाइट चली जाती है। अंधेरे में माइकल को छुपना बहुत ज़्यादा आसान होगा और इसलिए वो ऐसा करता है। और दूसरी तरफ रेचल और जेमी एक दूसरे को मिल जाते हैं और मीकर और लूमिस भी उन्हें ढूंढ लेते हैं। वो उन्हें लेकर जाने ही लगते हैं, लेकिन तभी लूमिस की नज़र झाड़ियों में खड़े माइकल पर जाती है। लेकिन लूमिस को यहाँ पर 4 माइकल दिख रहे थे। लूमिस अपनी गन निकाल कर उन्हें गोली मारने लगता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये टाउन के लड़के हैं जो उनके साथ प्रैंक कर रहे हैं। मीकर उन सभी को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ की हालत खराब थी और माइकल ने यहाँ सभी ऑफिसर को मार दिया था। मीकर को ये यकीन नहीं होता कि एक अकेला इंसान ये सब कैसे कर सकता है और लूमिस उसे बताता है कि माइकल कोई इंसान नहीं बल्कि एक इविल है और उसे मारना किसी इंसान के बस में नहीं। इसी टाइम यहाँ पर फोर्ड अपने साथियों को लेकर पहुंच जाता है। वो पूछता है कि स्टेशन की ये हालत किसने की। लूमिस उन्हें बता देता है कि ये माइकल मायर्स ने किया है और वो 10 साल बाद वापस आ गया है। मीकर फोर्ड से कहता है कि ये सब पुलिस को संभालने दो और फोर्ड कहता है कि जिसे लास्ट टाइम संभाला था। टाउन के सभी लोग काफी गुस्से में हैं और वो सभी लोग माइकल को मारने के लिए निकल जाते हैं, जो कि काफी अच्छा आइडिया था क्योंकि एक बंदा माइकल को मार नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक मसला था कि इनमें से आधे लोगों को चढ़ी हुई थी। फोर्ड के एक साथी को माइकल झाड़ियों के पीछे दिखता है। वो अपने ट्रक से उतरता है और झाड़ियों में हलचल होते ही उस पर गोलियां बरसाने लगता है। वो सारे मिलकर उधर अंधाधुंध फायर करने लगते हैं। जब वो वहां जाकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने माइकल को नहीं बल्कि टाउन के एक आम आदमी को मार दिया था, जो कि इन झाड़ियों में हल्का होने आया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रैडी और केली को, जो अपने काम से लगे हुए थे। वो लोग जैसे ही यहाँ पर केली के फादर मीकर की गाड़ी आते देखते हैं तो ब्रैडी ऐसे शरीफ बन जाता है कि जैसे कि वो यहाँ न्यूज़पेपर पढ़ने आया है। मीकर और लूमिस रेचल और जेमी को यहाँ लेकर आए थे क्योंकि शायद माइकल यहाँ नहीं आएगा। मीकर केली से कहता है कि वो घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दे। वो ब्रैडी को भी एक शॉटगन दे के कहता है कि वो घर की निगरानी करे और ये भी कहता है कि वो उल्लू नहीं है, अगर फिर कभी वो उसकी बेटी के साथ दिखा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। यहाँ एक डेप्यूटी लोगन भी मीकर की मदद करने आ गया था और अनजाने में वो माइकल को भी घर में ले आया था। माइकल इसकी बैक सीट में बैठा हुआ था। मीकर और लोगन मिलकर पूरे घर को सिक्योर कर देते हैं जेमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सब कुछ लॉक होने के बाद मीकर केली को चाय बनाने के लिए बोलता है। इसके बाद मीकर रेडियो के पास वाले टाउन को कांटेक्ट करके बैकअप फोर्स भेजने का बोलता है। लूमिस को लगता है कि माइकल जरूर जेमी के घर गया होगा, तो वो उसे मारने के लिए वहां निकल जाता है। फिर जब मीकर को पता चलता है कि फोर्ड के साथियों ने एक मासूम आदमी को मार दिया है
तो वो उन लोगों को रोकने के लिए घर से बाहर जाता है, वरना पता नहीं वो लोग कितनों को माइकल समझ के मार देंगे। वो लोगन को घर की निगरानी करने का बोलकर जाता है और कहता है कि वो बैकअप लेके जल्दी आएगा। किचन में केली चाय बना रही थी तो उसकी और रेचल की ब्रैडी को लेकर बहस हो जाती है और रेचल उसकी टी शर्ट पर चाय फेंक देती है। शर्ट बदलकर केली डेप्यूटी लोगन के लिए चाय लेकर जाती है, जो शॉटगन लेकर मेन डोर की रखवाली कर रहा था। लेकिन जब वो कैंडल जलाती है तो उसे लोगन की लाश पड़ी दिखती है और चेयर पर उसकी जगह माइकल बैठा हुआ था और शॉटगन को केली के आर पार कर उसे दीवार पर टांग देता है। और रेचल जब नीचे आती है तो उसे लोगन और केली की लाश दिखती है। ब्रैडी भी ये सब देखकर चौंक जाता है। रेचल वहां से वापस भागकर जेमी के पास जाती है और माइकल सीढ़ियों से ऊपर आने लगता है। ब्रैडी उसे शॉटगन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी गन में गोलियां ही नहीं हैं। वो ऐसे ही माइकल से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उसे हवा में उठाकर उसकी गर्दन तोड़ देता है और ब्रैडी भी मारा जाता है। और रेचल और जेमी भागकर एटिक में जाती हैं और उसकी खिड़की तोड़कर वहां से घर की छत पर निकल जाती हैं। और माइकल एटिक में जाता है तो उसे अपना फेवरेट वेपन नाइफ मिल जाती है और माइकल भी उनके पीछे छत पर आ जाता है और वो वहां रेचल पर अटैक कर देता है। रेचल जेमी को एक केबल से बांधकर नीचे उतार देती है और फिर रेचल वहां से नीचे गिर जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। जेमी रेचल को मरा हुआ समझकर रोने लगती है, लेकिन माइकल उसके पास आ गया था तो वो तेजी से वहां से भागती है और उसको रास्ते में लूमिस भी मिल जाता है और वो दोनों भागकर वहां के पास के एलिमेंट्री स्कूल में जाकर छुपते हैं। लेकिन माइकल वहां भी आ जाता है और लूमिस को उठाकर विंडो से नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो जेमी को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन रेचल वहां आकर माइकल के मुंह पर फायर एक्सटिंग्विशर मार देती है और जेमी को लेकर स्कूल से बाहर निकल जाती है। उसे फोर्ड और उसके आदमी मिलते हैं जो कि स्कूल का अलार्म सुनकर उसकी मदद के लिए आए थे और वो उन्हें बताती है कि कुछ ही देर में बैकअप फोर्स आने वाली है और वो माइकल को संभाल लेगी। तो फोर्ड और उसके साथी उन्हें लेकर टाउन से बाहर जाने लगते हैं, जो कि बेस्ट तरीका था माइकल जैसे स्लो क्रिमिनल से बचने का। लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि माइकल कितने टाइम से ट्रक के नीचे ही छुपा हुआ था। वो आहिस्ता से बाहर आता है और फोर्ड के तीनों साथियों को मारकर उनकी लाश ट्रक से नीचे फेंक देता है और फोर्ड को पता भी नहीं चलता कि उसके पीछे क्या हो रहा है। और फिर फोर्ड पीछे देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। इसके बाद माइकल विंडो तोड़कर फोर्ड की गर्दन पकड़कर चीर देता है। फिर रेचल फोर्ड की बॉडी को नीचे फेंक देती है और ड्राइव खुद करने लगती है और माइकल उस पर भी अटैक करता है, लेकिन उसका हाथ उस तक नहीं पहुंचता। रेचल तेजी से ट्रक का ब्रेक मारती है और माइकल उसके आगे जाकर गिर जाता है। इसके बाद रेचल फुल स्पीड में माइकल को ट्रक से टक्कर मारती है। माइकल सीधा उड़ता हुआ जाकर एक फेंस के ऊपर गिरता है और शायद मारा जाता है। तभी यहीं मीकर भी बैकअप फोर्स लेकर आ जाता है। जेमी माइकल के पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है, जो कि ऑब्वियसली मरा हुआ तो नहीं था। यहाँ शायद जेमी ने उसे रिवाइव कर दिया था। फिर माइकल अपना चाकू लेकर खड़ा होता है और मीकर जेमी को नीचे गिर जाने का बोलता है और सभी ऑफिसर और टाउन के लोग माइकल पर गोलियां बरसा देते हैं। वो उसे अनगिनत बार शूट करते हैं और माइकल की बॉडी उसके पीछे वाली शाफ्ट में जाकर दफन हो जाती है और सबको लगता है कि माइकल यहाँ मारा गया। लेकिन मीकर को अभी भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रेचल और जेमी को उनके घर ले जाया जाता है और उनके पेरेंट्स उन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। जेमी की मदर उसे साफ करने वॉशरूम में लेकर जाती है और लूमिस भी यहाँ उनसे मिलने आता है और कहता है कि माइकल फाइनली खत्म हुआ। ऊपर हमें एक फाइनल शॉट देखने को मिलता है जिसमें कोई एक कैंची उठाकर जेमी की फोस्टर मदर को मार देता है और ये और कोई नहीं बल्कि जेमी ही थी और वो अपने क्लाउन कॉस्ट्यूम में बिल्कुल छोटे माइकल जैसी लग रही थी। लूमिस ये देखकर डर के मारे चिल्लाता रह जाता है। उसे लगता है कि जब जेमी ने माइकल को टच किया था तो उसके अंदर की इविल इंस्टेंट जेमी के अंदर ट्रांसफर हो गई है और अब वो माइकल के बदले मर्डर्स करेगी। और ये मूवी इसी ट्विस्ट के साथ खत्म हो जाती है।